ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। ये लास्ट है इस पार्ट का। 5 minutes. Slow down. Motion of the body with respect to the another moving body. इसमें हम सबसे पहले कंसेप्ट लेते हैं हाउ टू डिसाइड द पाथ ऑफ ए बॉडी with respect to the another moving body. एक बॉडी चल रहा है और चलते चलते अगर वो किसी दूसरे को देखेगा, दूसरे जो बॉडी है उसको वो कैसा पाथ दिखेगा, दैट इज द क्वेश्चन। इसके कॉन्सेप्ट है ये नोट कीजिए, और जब भी आपको पाथ डिसाइड करना हो आप बिल्कुल यही प्रोसेस करेंगे तो आपको पाथ डिसाइड हो जाए। सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वन। मान लो हम पहला किसी बॉडी को ए ले लेते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, जिसके रेस्पेक्ट में हमसे पूछा जा रहा है इसको हम बी ले लेते हैं। मतलब आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर ये एक्सेलरेशन बॉडी में है, अगर एक्सेलरेशन ए में भी है, एक्सेलरेशन बी में भी है, तो आप एक्सेलरेशन ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल लीजिए। जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। और एक्सेलरेशन अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो जीरो है। Yes. फिर उसके बाद देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू यू। initial velocity of A with respect to और फिर and if possible find angle between acceleration of A with respect to B and initial velocity of A। ये तीन चीजें निकालें, दैट इज थीटा। इसको हम थीटा बोल रहे हैं। जिसके भी रेस्पेक्ट में आपको पाथ डिसाइड करनी है किसी भी बॉडी का, आप पहले उस बॉडी की एक्सेलरेशन उसके रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए। जैसे ए की पाथ डिसाइड करनी है विद रेस्पेक्ट टू बी, तो आप ए का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू बी निकालिए। फिर उसके बाद ए का इनिशियल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी निकालिए, और इन दोनों के बीच क्या एंगल है वो निकालिए। देखिए माथा पे तीर लगा है तो आपको सारे वेक्टर फॉर्म में निकालने हैं। अब दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है, आप डॉट प्रोडक्ट करके एंगल निकाल सकते हैं। Yes, sir. ये तीन चीज जब आप निकाल लेंगे तो आप पाथ डिसाइड करना। अब इसके बाद कैसे पाथ डिसाइड करें। सबसे पहली बात कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू डी जीरो है
आपने एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाला, और जैसे ही आपने निकाला 0, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो नहीं हो, आपने जैसे ही एक्सेलरेशन निकाल लिया 0, इसका मतलब देन पाथ विल बी स्ट्रेट। पाथ उसका स्ट्रेट लाइन। इसमें हम एक चीज और इंडिकेट कर देते हैं। अगर एक्सेलरेशन निकाला और आपने जो इनिशियल वेलोसिटी निकाला वो 0 नहीं हो, इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन 0 आ गया, तो पाथ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इस केस में भी पाथ स्ट्रेट लाइन, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। तीसरा, अगर थीटा 0 है, थीटा 0 है या 180 है और एक्सेलरेशन 0 नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 नहीं, दोनों के मान कुछ हैं लेकिन थीटा का वैल्यू 0 है या 180 है, अगेन पाथ विल बी स्ट्रेट। पाथ विल बी स्ट्रेट। और ये सब के सब आपको मैंने बताया हुआ है एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के केस में। तो ये 3 कंडीशन में आपको पाथ स्ट्रेट लाइन आ जाए। अगर कभी ऐसा हो कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है इनिशियल वेलोसिटी भी 0 नहीं है और थीटा भी 0 नहीं है और ना ही 180 है, तब उस केस में पाथ विल बी कर्व। पाथ कर्व्ड हो and if acceleration of a with respect to b is constant, अगर ये कांस्टेंट है then path will be parabolic। तब जो पाथ होगा वो पैराबोलिक। ठीक है, तो आपको 3 चीजें निकालनी है, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और फिर दोनों के बीच का एंगल थीटा। मोस्ट ऑफ द केस में आप देख रहे होंगे अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो पाथ स्ट्रेट लाइन, या इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो पाथ स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों 0 नहीं हुआ, बीच का एंगल 0 हो जाए या 180 हो जाए, देन अगेन द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। और अगर तीनों 0 नहीं हुआ तो पाथ कर्व्ड होगा। और अगर इसमें एक्सेलरेशन आपको मिल जाए कांस्टेंट, तो आप इतना कह सकेंगे कि जो पाथ होगा वो पैराबोलिक। और कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो फिर जैसा वेरिएशन उसके होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसके कर्व पाथ बनेंगे। और फिर पाथ को डिसाइड करने का नियम सिखाया था कि आप पहले उसका इक्वेशन निकाल लीजिए और इक्वेशन जैसा आएगा उसके अनुसार आप उसका पाथ डिसाइड कर सकते। तो चलो हम आपको एक कंडीशन देते हैं और आपको पाथ डिसाइड करिए और फिर उसके बाद आप इसके साथ मोशन डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड
the path of A with respect to देखिए ये तो सवाल पे रहा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि एक बॉल है ए, एक बॉल है ए, ये जमीन है। इस ए बॉल को हम हॉरिजॉन्टली कुछ वेलोसिटी से फेंक देते हैं, ऐसे जमीन से कुछ ऊंचा करके इसको हम फेंक देते हैं। और एक जो बॉल बी है, इसको हम कुछ थीटा एंगल बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल से कुछ वेलोसिटी बी से फेंक देते हैं। तो एक को फेंका ऐसे और एक को फेंका हम ऐसे। अगर आप ग्राउंड पे खड़ा होकर के देखेंगे तो ए का पाथ कुछ इस तरह से बोलेंगे, ये ऐसे आएगा ग्राउंड पर। ग्राउंड से खड़ा होकर देखेंगे तो बी का पाथ को आप ऐसे बोलेंगे, ये ऐसे जाएगा, कहीं पर मतलब टकराएगा। लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि हम बी पर बैठ गए हैं और बी से बैठ करके हम ए को देख रहे हैं, मतलब बी बॉल के साथ ये जो ऑब्जर्वर है वो बी बॉल के साथ पूरा पैराबोलिक मोशन एंजॉय करेगा और ये पूरा पैराबोलिक मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में चलते चलते बी को नीचे आते हुए देखेगा। तो वो ए की पाथ, अगर ए को देखेगा तो ए की पाथ बी क्या होगी, आप बताइए थोड़ा सा। व्हाट विल बी द पाथ ऑफ ए with respect to B? स्ट्रेट लाइन बनेगी। कहाँ थोड़ा सा पटना से हो जाएगा UA माइनस UB। वेदांत सर स्ट्रेट लाइन होगा सर। क्यों? सर दोनों का एक्सीलरेशन जब रिलेटिव निकालेंगे तो सर 0 हो जाएगा। yes. क्या खाता होगा? लेकिन सर दोनों का टाइम पीरियड भी तो सर सेम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए नहीं, टाइम पीरियड सेम नहीं होगा। तो सर काम पर आने का टाइम पीरियड अलग होगा। जैसे बताया था ना कि ये जो ऑब्जर्वर जिस पर बिठा दिया, समझ लो बॉल बी जो है वो रेस्ट में आ, जो टाइम डिसाइड होगा वो सिर्फ ए का, बी के रेस्ट। ठीक है सर। आप लोग कोशिश कीजिए, पाथ को डिसाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख लीजिए। आइनेश, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ तो आ रहा है, बट इस क्वेश्चन का अभी बस सॉल्यूशन ही सोच रहा हूँ। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। अगर हम ए को फेंके हैं तो ये तो मोशन ग्रेविटी में लेगा ना एक्चुअली, तो इस पर एक्सेलरेशन तो वही लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज जी। तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों का पहले इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल लो, तब आपको रिलेटिव निकालने में आसानी। ए का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा माइनस जी जे। देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और जब आप बी को फेंकेंगे तो बी का भी मोशन कुछ ऐसा होगा और वो भी ग्रेविटी में ही चलेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी
माइनस जी जे ही होगा, क्योंकि रास्ते भर इस पर एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगी, और ये भी जब चलेगा तो इस पर भी रास्ते भर में एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगी। दोनों की एक्सेलरेशन आप देख लो। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, और कोई एक्सेलरेशन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय विस्कस फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बुयांसी फोर्स या एयर फ्रिक्शन, सिर्फ हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं। और अगर हम वेलोसिटी भी निकालना चाहें तो आप बता सकते हो, पहले हम इसका निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला तो मालूम होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट, दोनों के वैल्यू एक ही है, तो जब आप यहाँ प्लेस करेंगे तो मान 0 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन जैसे ही 0 आया तो आप कह देंगे कि पाथ बाय स्ट्रेट लाइन। सिर्फ ये क्वेश्चन है कि डिसाइड करो पाथ क्या होगा, तो पाथ स्ट्रेट। अब वो स्ट्रेट लाइन किस डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा, ये डिसाइड अगर करना है, इसके लिए आगे की प्रक्रिया। इनिशियल वेलोसिटी बताओ ए का क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो ग्राउंड पर बैठा ऑब्जर्वर है वो ए की वेलोसिटी इनिशियल क्या बोलेगा? तो बोलेगा यू ए आई, है ना, क्योंकि वो आगे जा रहा है, तो पता होगा ये डायरेक्शन आई का है, ये जे का है, समझिए। और ये जो बी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आप उसको निकाल सकते हैं। इसकी एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी यू बी कॉस थीटा, एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी यू बी साइन थीटा। तो आप इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो, यू बी कॉस थीटा माइनस आई प्लस यू बी साइन थीटा। अब आप बता सकते हो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। Initial velocity of A with respect to B will be initial velocity of A with respect to ground minus initial velocity of B with respect. आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएंगे यू ए प्लस यू बी कॉस थीटा आई माइनस यू बी साइन थीटा। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट, और एक्सेलरेशन जो कि 0 है तो एंगल तो आएगा नहीं, एक ही एंगल है। तो पाथ of A with respect to B is straight line because acceleration is 0। और वो पाथ फिर कैसा होगा तो उसको तुरंत ध्यान से सुनो। ये जो आपकी ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और बी जो है यहाँ पे जो बॉल बी है यहाँ पे जिस पर ऑब्जर्वर मैंने बिठाया हुआ है, मैंने बोला था जिस पे ऑब्जर्वर बैठ जाता है उसके रिस्पेक्ट में वो बॉडी रेस्ट में आ जाता है, उसके रिस्पेक्ट में उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके रिस्पेक्ट में उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बी का अगर पूछा जाए मोशन क्या है, तो बी का मोशन रेस्ट है। बी मतलब रुका हुआ है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में,
और जो ए है यहाँ पे, अब इसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यू ए प्लस यू बी कॉस थीटा है आई डायरेक्शन में, या देखो आई डायरेक्शन में, और माइनस जे डायरेक्शन में मतलब नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी यू बी साइन थीटा है। इन दोनों के जो रिजल्टेंट बनेंगे, इन दोनों के जो रिजल्टेंट बनेंगे उस डायरेक्शन में ये चले। इन दोनों वेलोसिटी के जो रिजल्टेंट बनेंगे वो उस डायरेक्शन, और उसके जो पाथ होंगे वो स्ट्रेट लाइन। इसके इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मान लो बना, इस डायरेक्शन में बना या इस डायरेक्शन में बना, जैसे भी दोनों का बनेगा। इसी डायरेक्शन में P को A चलता हुआ दिखे, दिस इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू, और वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलता हुआ, बिल्कुल सीधी रेखा में चलता हुआ। चेन्नई भी नहीं देते। अब देखिए साहब साहब की ड्रामा चेन्नई बोलते। ये था इंट्रोडक्शन कि कैसे हम पाथ डिसाइड करें। अब ध्यान से इस सवाल को देखिए। सपोज कीजिए कि दो बॉल हैं ए और बी, एक बॉल यहां है ए और एक बॉल यहां है। इन दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस है ए बॉल को मैंने इस डायरेक्शन में यू ए वेलोसिटी से थीटा ए एंगल बनाकर प्रोजेक्ट किया। बी बॉल को यू बी वेलोसिटी से थीटा बी एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया। इस तरह दोनों को हमने ऐसे फेंक दिया। What is the condition the balls in air? ये दोनों बॉल किस कंडीशन में आपस में हवा में कोलाइड करेगा? कोलाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मोशन इन ये जो बॉल दोनों मूव कर रहे हैं, ये बॉल्स आर मूविंग इन सेम प्लेन। जो बॉल्स हैं वो सेम प्लेन में मूव कर रहे हैं। ये बातें कंडीशन में दिया हुआ है कि अगर ये मोशन, ये प्लेन का मोशन है, ये आपका प्लेन है, इसी प्लेन में ये दोनों बॉल चल रहे हैं। ये बहुत तेज ही बना देना, वैसे धरती पे बहुत है रोहित। तो मैं ये प्लेन हटाता हूँ। अच्छा, देखो कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं। सबसे पहले बताओ बॉल ए की एक्सेलरेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड पर बैठ करके देखें, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बोलेंगे? अनन्या जी बोलेंगे जी। ए बॉल की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट, नॉइज हो रहा है थोड़ा, माइक ऑन नहीं कर सकते। अच्छा
ऐसा आप बताओ बेटा, what will be the acceleration of A with respect to ground? As you know that the A will move like this in gravity. जी होगा। ऐसा again I am not able to hear you. Still not audible. ऐसा I think you are trying to speak but I am not able to hear you. Okay, अन्वेषा बताओ, यस सर। A की acceleration with respect to ground क्या बोलेंगे? सर माइनस जी इन जे। वेरी गुड। अब- हाँ ठीक है, बस इतना ही, क्योंकि ये जो मूव कर रहा है ग्रेविटी में मूव कर रहा है, तो थ्रू आउट इसके मोशन में एक ही एक्सेलरेशन लगेगा जी, जिसका डायरेक्शन हुआ माइनस से, है ना? तो हम इस मैग्नीट्यूड लेंगे जी और डायरेक्शन हो गया माइनस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? माइनस जी जी सर, यही होगा ना, माइनस जी से। माइनस इसका भी तो मोशन ऐसा ही हो, अच्छा इस पर भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में ऑलवेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड। बढ़िया। यस। तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए, अगर हम एक ऑब्जर्वर को बी पर बिठा दें, तो बी पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर ए की एक्सेलरेशन 0 बोलेगा, बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फॉर्मूला इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, सेम चीज सब्ट्रैक्ट होंगे तो वैल्यू 0। को समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि ए की जो मोशन होगी बी के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन, ए की जो मोशन होगी बी के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन होगी, बिकॉज द एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन देखो 0 है। अगर आप ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो ए का पाथ पैराबोलिक दिखेगा। अगर आप ग्राउंड से बैठ के यहां से देखोगे तो ए का पाथ पैराबोलिक दिखेगा इस तरह से। ग्राउंड से देखोगे तो बी का पाथ भी पैराबोलिक दिखेगा इस तरह से। लेकिन अगर आप बी पर बैठ गए, जो कि बी इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में चल रहा है, और चलते चलते जब आप ए को देखोगे तो ए का पाथ आपको स्ट्रेट अपीयर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नाउ। अब आप निकालिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, इसका आप एक कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और वो होगा यू ए कॉस थीटा ए, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा यू ए साइन थीटा ए। तो वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, इसका वेक्टर फॉर्म बन जाएगा यू ए कॉस थीटा ए आई प्लस यू बी यू ए साइन थीटा ए से। सिमिलरली आप बी का भी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा जो होगा यू बी कॉस थीटा बी, और एक कंपोनेंट इधर बनेगा यू बी साइन थीटा बी। वेक्टर फॉर्म इसके हो जाएंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू बी कॉस थीटा बी माइनस आई, उल्टा जा रहा है माइनस आई, प्लस यू बी साइन थीटा बी जे। तो ये आपके बन गए वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बी। अब हमको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू बी।
ये ऑब्जर्वर बी पर है। The initial velocity of A respect to ground minus initial velocity of B respect. घटा दीजिए I वाले को I के साथ, J वाले को J के साथ घटा दीजिए। तो घटाने पर आपको क्या आएगा? आपको आएगा UA cos थीटा A प्लस UB cos थीटा B के साथ I लग जाएगा और माइनस होगा प्लस ले लेते हैं UA sin थीटा A माइनस UB तो दिखाइए sin थीटा B। ये देख लीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया वेलोसिटी। B के रेस्पेक्ट में A की वेलोसिटी इतनी बड़ी। अब आप इसका पाथ देखो कैसा, जैसे ही पाथ डिसाइड होगा आप इमीडिएट इसके कोलाइड होने के कंडीशन को आप बता सकते। अगर हम इसके पाथ को डिजाइन करें, यहां पे B है जिस पे बैठा हुआ है एक ऑब्जर्वर, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में B तो रेस्ट में होंगे। B की इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में B की इनिशियल वेलोसिटी 0, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में B का एक्सेलरेशन 0, ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये तो रेस्ट में। अब रहा बात A का, तो A के रेस्पेक्ट B के रेस्पेक्ट में A की जो वेलोसिटी आई वो I डायरेक्शन में देखो इतनी आई, I डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन, इसकी जो वेलोसिटी आई है वो है UA cos थीटा A प्लस UB cos थीटा B। और J डायरेक्शन में प्लस J डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी देखो इतनी आई, मतलब इसकी Y डायरेक्शन में कंपोनेंट वेलोसिटी का है UA sin थीटा A माइनस UB sin थीटा। और इसको चलना है स्ट्रेट लाइन में, याद रखिए A को चलना है स्ट्रेट लाइन। B के रेस्पेक्ट में A की जो पाथ होगी वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि B के रेस्पेक्ट में A के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। पाथ ऑफ A with respect to B is straight line. A को B के रेस्पेक्ट में A को स्ट्रेट लाइन में चलना, और अब स्ट्रेट लाइन में चलते हुए A को B से टकराना है, और इसको दो डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आपको दिखे। अब आप दिमाग लगाओ, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाओ और बताओ कि ऐसी क्या कंडीशन होगा जिससे कि ये A B के साथ कोलाइड कर जाए। चलो आप लोग बताओ, माइनस टेल मी। सर अगर B परपेंडिकुलरली ऊपर जाएगा तो A इवेंचुअली आकर से टकरा सकता है, अगर स्ट्रेट लाइन में अगर B ऊपर जाएगा तो। आप समझे नहीं क्वेश्चन? B के रेस्पेक्ट में आपको A की मोशन बतानी है, B तो रेस्ट में है, B तो इस जगह पे पड़ा हुआ है, वो रेस्ट में है। सिर्फ चलना किसको है तो A को, और इसको चलना है स्ट्रेट लाइन।
और इस प्रकार चलना है कि वो बी से कोलाइड कर जाए। राइट में टकराना ए के पास ये दो डायरेक्शन में वेलोसिटी तुमको दिख रहा है। इतना मैंने याद Yes, sir. लाइट तो क्या कंडीशन होगा जिससे कि हम ए को बी से कोलाइड माने? बड़ी फंसा था अभी हम लोग जिसको भी समझ में आ रहा है अपना विचार व्यक्त करें। बोल दूंगा सर वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है लड़का को कोई जवाब नहीं है यस, इसका जवाब अगर ये वाली वेलोसिटी जीरो हो जाए, ये वाली वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है तो सिर्फ ये वाली वेलोसिटी जिंदा रहेगा और इस वेलोसिटी के साथ जा करके इसके साथ ये कोलाइड करेगा। क्वेश्चन में देखो ज्यादा हार्ड नहीं रहे दिस इज द कंडीशन टू कोलाइड, सोचेला रो लेकिन मैंने सोचा दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिजनिंग है। लेकिन उसके लिए शर्त है, शर्त ये है कि ये जो फर्स्ट बॉल का जो रेंज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फर्स्ट बॉल का जो रेंज है, ये देखो यहाँ फिगर में देखो सब कोई, ये फर्स्ट बॉल का रेंज मान लो ये है आर ए और ये सेकेंड बॉल का जो रेंज है ये मान लो है आर बी। अगर इन दोनों रेंज का सम 20 से ज्यादा हुआ तभी वो हवा में कोलाइड करेगा, अदरवाइज वो कभी भी हवा में कोलाइड नहीं करेगा। अगर दोनों के रेंज छोटा हो जाए, जैसे कि अगर ए की रेंज ये हो जाए, ए की रेंज ये हो जाए, ये है ए का रेंज और ये है बी का रेंज, ये देखो ये रेंज बी का, इन दोनों का सम आर ए और आर बी दोनों का सम बी से छोटा हो गया तो क्या ये हवा में कभी कोलाइड करेगा? नहीं प्रदीप? नो सर, नहीं करेगा। तो दो कंडीशन है हवा में कोलाइड करने की। सो कंडीशन ऑफ कॉलिजन इन एयर, पहली कंडीशन है, पहला कंडीशन तो आपको दिया हुआ है कि जो बॉल्स है सेम प्लेन में मूव कर रहा, सेम प्लेन, ये प्राइमरी कंडीशन है। अगर सेम प्लेन में मूव नहीं करेगा तो टक्कर की बात ही कभी नहीं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है, दूसरा कंडीशन है कि रेंज ऑफ ए प्लस रेंज ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन डी द डिस्टेंस बिटवीन दी बॉल्स। इक्वल टू भी हो गया तो ग्राउंड पर आते आते टकराएगा, जस्ट टकराएगा, और ग्रेटर देन है तो टकराएगा। दिस इज द फर्स्ट क्रिटिकल कंडीशन। रेंज ऑफ ए और रेंज ऑफ बी दोनों बॉल के जो दूरी है डी से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये वाली वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। और ये वाली वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो कब होगा? ये तब होगा जब ये वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाए। यस सर ये तो जीरो होगा ना आइनेश? यस सर। यू ए साइन थीटा ए सर हमने बोला इज इक्वल टू यू बी साइन थीटा। करके ये दो कंडीशन। टाइम में जनरेट अब अगर हमसे पूछा जाए बताओ ये अगर कोलाइड करता है कितने देर में कोलाइड करेगा? टू फाइंड टाइम ऑफ कॉलिजन, टाइम ऑफ कॉलिजन। हवा में कहीं पर भी अगर टकराता है तो फेंकने की कितने देर बाद वो टकराएगा? इफ द बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियस, तो दोनों बॉल को हम एक साथ फेंके होंगे तब की बात, कितने देर में वो कोलाइड करेगा? तो देखो बड़ा सिंपल है, ये वेलोसिटी तो आपकी जीरो हो गई है,
तो सिर्फ ये वेलोसिटी बचा रह गया जो है टी निकालेंगे और इसको चलना है स्ट्रेट लाइन में। तो इस वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में चल के इतनी दूरी ट्रेवल करने में जो समय लगेगा वही समय कोलाइड का समय होगा। यस डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी इस वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो जितना टाइम लेगा वही टाइम उसके कोलाइड करने का टाइम होगा, चाहे हवा में कहीं भी कोलाइड करे। वेलोसिटी टाइम दूरी बटा तो टाइम ऑफ कोलिजन आप निकाल सकते हो। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया टी और स्पीड जिससे वो चला है दैट इज यू ए cos थीटा ए प्लस यू बी cos थीटा बी cos थीटा बी। रिकॉर्ड हो गया तो नहीं बोल सकते फालतू नहीं देख पढ़ेला बात हो रही है। तो टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है तो आप ये वेलोसिटी निकालकर इसके साथ मोशन दे सकते अब लिखो कैसे साथ में देखो भी देखिए कैसे लिखो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ओरिजिनल फिगर है आपकी, यहाँ से आप डिसाइड कीजिए ये अगर ये वाली रेंज फर्स्ट बॉल की रेंज और सेकेंड बॉल की रेंज पहले आप निकाल लेना फॉर्मूला रेंज लगा के v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लगा के। अगर दोनों का रेंज का सम अगर बीच की डिस्टेंस से अगर ज्यादा हुआ तो पहला कंडीशन आपका टकराने का सेट हो गया। फिर दूसरा वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लो, देखो ध्यान से वर्टिकल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लो और ये वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लो। अगर ये दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट इक्वल हो गया तो ये हवा में टकराएगा और अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये हवा में नहीं टकराएगा। और अगर टकराता है ये दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों वेलोसिटी का सम आप निकाल लो, इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएंगी a विद रिस्पेक्ट टू b और फिर डिस्टेंस से वेलोसिटी को डिवाइड करो, यू विल फाइंड द टाइम आइडिया। ठीक है, क्या समझ में आया आइनेश? यस सर। या बट स्लाइटली थोड़ा अननोन क्वेश्चन लो। ये दो बॉल है, एक बॉल है ए एक बॉल है बी। इन दोनों के बीच की दूरी है 50 मीटर। इस ए बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाकर फेंका गया और इस बॉल को वर्टिकली अपवार्ड फेंका गया। इस बी बॉल को वर्टिकली अपवार्ड फेंका गया और ए बॉल को इंक्लाइन करके फेंका गया। तो प्रश्न ये है, बी को फेंका गया u वेलोसिटी से, विल द बॉल्स कोलाइड इन एयर? या ऐसे एक मिनट मैंने वेलोसिटी आपको दे दिया है और एक अननोन रखा है तो टकराने के कंडीशन दे देते हैं। फाइंड u if balls collide in air। पहले देखो तो कोलाइड करेगा कि नहीं। वेदांत बताओ तो कोलाइड करेगा नहीं करेगा?
और करेगा तो फिर u की वैल्यू क्या अपने यू का वैल्यू होना चाहिए 12 सर कोलाइड सर बताता हूँ सर। अरे कोलाइड करेगा किससे यार? ये अपना पाथ लेगा इस तरह से, कितना सुना है? मान लो तो पहले तो डिसाइड करो कोलाइड करेगा कि नहीं रहेगा। वही 37 45 होता है तो दूर करेगा, तब जाके हम उसके कंडीशंस को सेटिस्फाई। एक बॉल को तिरछा फेंका गया, एक बॉल को ऊपर फेंका, करेगा। देख लो मैच कैसे होगा। एक बॉल को ऑब्लिकली फेंका गया और एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका। सर नहीं करेगा सर। बॉल एक की रेंज क्या आई वेदांत? सर 38.4। कम आया ना? हाँ सर। तो हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसकी स्पीड को चेंज। इसकी स्पीड को हम 50 मीटर पर सेकंड करें। देखो ट्वेंटी मीटर पर सेकंड दिया। ये देखो, ये जो फर्स्ट, ये जो बॉल बी है, ये तो ऐसे ही जाएगा और फिर ऐसे ही लौट आएगा क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है। तो इसकी तो रेंज 0 हो गई थी। ए का ही रेंज डिसाइड करेगा कि टकराएगा कि नहीं टकराएगा। अगर ए की रेंज 50 मीटर से ज्यादा है तो टक्कर होने की बात होगी, अदरवाइज नहीं। अब हमको लगता है ये टकरा जाएगा, है ना वेदांत? हाँ सर, अब टकरा जाएगा। टक्कर होने के शर्तों को आप अप्लाई कीजिए। सबसे पहले ए बॉल की रेंज निकालें। फॉर्मूला आपको पता है, v² sin 2θ/g। इसलिए मैं बोला था कि आप फॉर्मूला को याद रखना, नहीं तो बार बार डेरिवेशन करके निकालने में परेशानी। तो मैंने 5 फॉर्मूला दिया था कि 4 दिया था, बोला था उसको याद कर लेना। वैसे प्रॉब्लम बनाते बनाते याद हो जाता। वैल्यू रख दीजिए, 50² है, sin 2θ है, तो 2 into sin θ that is 37 into cos θ 37 divided by g का मतलब 10। g 10 ले लिया, ये कैंसिल हो, g की वैल्यू 10 लिया हुआ है। 50 into 5 into 2 into 3/5 into 4/5, ये आ गए। 5 से 5 कैंसिल हो गया और इस 5 से 50 कैंसिल हो गए। 30 मीटर पर ये सेकंड। कितने आ गए? 12 24 240 240। चेक करो। ये सर 240। और 20 पे बहुत कम आया था, 20 कर लेते हैं। तो 37 आया था क्या बेटा? ये कैलकुलेशन में गलती की है। 38.4 आया। 20 into 20 into 2 into 3/5 into 4/5 divided by 10। तो ये तो फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, ये कट गए 4 से, तो 16 और ये हो गए 6। हाँ ठीक है। अच्छा, 2 और भी है, ये 2 है, 16 4 4 का 16 हो गया, ये 3 दूनी 6 2। 84 जैसा निकल ये 38.4 के आसपास है। ठीक है, आपका कैलकुलेशन सही। तो इसका मतलब है कि बॉल कोलाइड करेगा। 38.4 नहीं 38
RA is greater than 50 meter. सही है. The balls may collide. In air. हवा में ये कोलाइड कर जाए. 10 फीट 50 में. अब U कितनी होनी चाहिए कोलाइड करने के लिए? तो आप इसका एक कंपोनेंट इधर निकाल लो. कितना आया? 50 sin 37 और एक इधर आएगा 50 cos 37. इसका वैल्यू कितना आएगा? 23. sin 37 3/5. तो ये 10 कटेगा, दैट इज 30. और ये हो जाएंगे 40 मीटर पर. दिशा भी बहुत ज्यादा है. और इसकी तो वेलोसिटी एक इधर ही है, तो इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा. इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं. टाइम पीरियड भी निकाल तो सकते U का वैल्यू क्या आया? कोलाइड इन एयर. 50 बाई हवा में कोलाइड होने के लिए 40. U की वैल्यू होनी चाहिए 30 मीटर पर. ये वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए. So U must be equal to 30 meter per second. This is the. 1.2 सेकंड के आसपास होगा. अगर हम आपसे पूछते also find टाइम पीरियड time of collision. देखा पूछ दिन सर. 1.2. Collision का टाइम क्या होगा ये बताओ. तो टाइम ऑफ collision, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी d और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हुआ 40 + 0 और d की जगह हम 50 रख देते हैं. ये हुआ 40 और इधर का डायरेक्शन में वेलोसिटी है 0. तो दैट इज 50/40. नया 5/4 करो. 1.25. 1.25 सेकेंड. फेंकने कितना देर बाद वो हवा में कोलाइड करते हैं? फेंकने के बाद इतना देर में हवा में वो कोलाइड करते हैं. Okay. Ines, is that clear? Yes, sir. मान लो ये आपका ग्राउंड लेवल है. ये ग्राउंड लेवल जगह बनाने में मजा आता है. और इस ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचाई पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है. ये एरोप्लेन उड़ रहा है. ये एरोप्लेन है. हमको एरोप्लेन बनाने में नहीं आया था. तो मान लो ये एरोप्लेन है. ये इस डायरेक्शन में उड़ रहा है और ये एरोप्लेन अपने साथ एक बॉम्ब लिए उड़ रहा है. दिस इज द बॉम्ब. दिस इज द एरोप्लेन. और इस एरोप्लेन के भीतर में पायलट है जो बैठा हुआ है. एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. एरोप्लेन अमेरिका एरोप्लेन यूनिफॉर्म मोशन में हॉरिजॉन्टली उड़ते हुए जा रहा है. Find the path of bomb with respect to कितना है 50 pilot. 10. जो पायलट भीतर में बैठा हुआ उसके रिस्पेक्ट में बॉम्ब की पाथ बताएंगे.
If 0. bomb is released from the aeroplane, ई बम है, ई बम पक्का सर B2 बम और कॉपी देखो तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। मैंने जी ने अगर इसको गिराते हैं तो ऐसे एरोप्लेन का आदमी बैठ गया था, एरोप्लेन रुक गया, एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में इसमें बहुत ही सिंपल है इसका जवाब देना। अनन्या, निमिषा, प्रिंस, आइनस, सर और जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट मतलब ये सर स्ट्रेट डाउन बिलो द एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन के जस्ट नीचे जाएगा, एरोप्लेन के जस्ट नीचे जाएगा और स्ट्रेट लाइन में जाएगा। नियम फिक्स है। नीचे मतलब देखा बबल जब हम बॉम्ब को छोड़ देंगे, मान लो हमने बॉम्ब को रिलीज किया, तब तक वो छोड़ एरोप्लेन दिया। भी यहाँ पहुँच जाएगा, देखो यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया, एरोप्लेन वाला आदमी भी यहाँ पहुँच गया। तो छोड़ देने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बॉम्ब में रह जाएगी। जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है वो बॉम्ब के पास रह जाएगी और साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्ट करने लग जाएगा। पहले वो बैलेंस था, इसके सपोर्ट से, ये वाली सपोर्ट से वो बैलेंस था और वो नीचे नहीं गिर रहा था, और जब वो छोड़ दिया जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मोशन में आ जाएगा। ये बॉम्ब के पास की मोशन है और इसके कारण ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन के कारण अगर आप ग्राउंड से बैठ के देखोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका पाथ कुछ ऐसा, इस बॉम्ब का पाथ कुछ ऐसा। तो बॉम्ब का अगर हम मोशन लेते हैं तो बॉम्ब का बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या? बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी हो गई u और डायरेक्शन हो गया है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? तो ग्राउंड एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वो तो u ही है, डायरेक्शन आई। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विथ रेस्पेक्ट टू एरोप्लेन, इट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। क्योंकि दोनों वेलोसिटी एक ही है, सो ये जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा इस केस में। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विथ रेस्पेक्ट टू एरोप्लेन जीरो, और जैसे ये जीरो आया तो आप पाथ स्ट्रेट लाइन में कह सकते। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो बॉम्ब की जो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज माइनस जी से है। व्हाट? बॉम्ब माइनस की प्लस भी 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ एरोप्लेन नहीं जा रहा है। एरोप्लेन जो है यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, क्योंकि पायलट उसी में बैठा है, दैट इज नॉट जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ बॉम्ब माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एरोप्लेन, दैट इज माइनस जी से। एक घंटा माइनस जी से। यहाँ पे
initial velocity of bomb with respect to aeroplane 0. Hence, path will be straight line. Path of bomb with respect to pilot is straight. इसके पहले में एक्सेलरेशन 0 होने से पाथ स्ट्रेट लाइन बना। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन 0 होने से पाथ स्ट्रेट, लेकिन एक्सेलरेशन एक्चुअली इसका मोशन स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा देखो ध्यान से। ये क्या होगा ना कि इस डायरेक्शन में, ध्यान से सबको देखना, इस डायरेक्शन में एरोप्लेन की एक्सेलरेशन 0 है और इस डायरेक्शन में बॉम्ब का भी एक्सेलरेशन 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो ये बॉम्ब का भी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो एवरी टाइम, हर एक समय ये एरोप्लेन जितना दूर आगे जाएगा बॉम्ब भी उतना ही दूर आगे जाएगा, उतना ही दूर आगे जाएगा, गिरते हुए नीचे की तरफ आगे की दूरी दोनों के लिए सेम। तो होगा क्या, किसी भी समय में ये मान लो एरोप्लेन यहां पहुंच गया तो बॉम्ब जो है वो यहां पहुंचा है। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एरोप्लेन और ये जो बॉम्ब, ये सेम करेगा। जब एरोप्लेन यहां कहीं पहुंचा रहेगा, बॉम्ब यहां पहुंचा रहेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एरोप्लेन जितनी दूरी ट्रेवल करा उतना ही दूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉम्ब भी ट्रेवल करेगा। ये वाली दूरी हमेशा से, ये वाली दूरी हमेशा से। इसका मतलब जब भी पायलट अपने खिड़की से बाहर बॉम्ब को झांक के देखेगा नीचे की तरफ, तो ये हमेशा अपने नीचे ही पाएगा। नीचे रहेगा तो देखेगा किसी को। ये एरोप्लेन कभी यहां अगर पहुंच गया, एग्जैक्टली उसी के नीचे यहाँ पर, ये समझ अगर मान लो यहाँ कहीं बम रास्ते में कहीं ब्लास्ट कर गया, वो हमेशा एरोप्लेन के नीचे ही ब्लास्ट करेगा, ना आगे करेगा ना पीछे। देखो B2 हाँ, बशर्ते कि एक्सेलरेशन एरोप्लेन में नहीं होना चाहिए या रिटार्डेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके अनुसार वो आगे पीछे हो जाए। एक्सेलरेशन हो जाएगा एरोप्लेन में तो आगे चला जाएगा, रिटार्डेशन होगा तो पीछे। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो फिर बम जहां भी फटेगा जस्ट उसके ऊपर में एरोप्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और बम का देख रहे हो दूरी बढ़ते जा रहा है, पायलट के रेस्पेक्ट में बम का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा वर्टिकली। अगर हम इसका मोशन का डिजाइन करें तो आप खुद से अब इसका मोशन डिसाइड कर सकते। एरोप्लेन में पायलट बैठा है और उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसका मतलब हुआ कि एरोप्लेन रुक गया। ऑब्जर्वर जिस पर बैठ जाता है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो बॉडी रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन सब। और इसने बॉम्ब को छोड़ दिया, ये था बॉम्ब। इसने बॉम्ब को छोड़ दिया। बॉम्ब का देखो आगे के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है। ये तो रेस्ट में, एरोप्लेन समझ लो यहाँ पे रेस्ट। बॉम्ब का देखो, बॉम्ब की एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, न हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है न वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0।
और इस बॉम्ब का नीचे के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी 0। लेकिन इस बॉम्ब में एक नीचे का डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जी इस बॉम्ब में एक्सेलरेशन ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू एयर, एरोप्लेन में -g एक्सेलरेशन कन्वर्ट है। वेलोसिटी नहीं है, ना इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और इस बॉम्ब में सिर्फ नीचे का डायरेक्शन में एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पायलट। पायलट अपनी जगह रुका हुआ है और बॉम्ब में सिर्फ नीचे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये हमेशा वर्टिकली। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो बॉम्ब है कितने देर में ग्राउंड हुआ है। कर सकते हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 नहीं होते विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होते हैं और उसके अनुसार आप मोशन डिसाइड कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम लो, सपोज करो ये एक ट्रॉली है। अच्छा, ट्रेन में ट्रॉली। ये ट्रॉली है और इस पर एक आदमी अपने हाथ में एक बॉम्ब लिए, एक बॉल लिए हुए। आजकल खूब बॉम्ब चल रहा है सर, क्या बात है। ट्रॉली इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड हर एक चीज में सर बॉम्ब और ये ट्रॉली एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड से गोली बारूद का आजकल आगे की तरफ चल रहा है में चल को at t equal to 0, at t equal to 0, at t equal to 0 the man projected the ball, जो आदमी है वो बॉल को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टेड द बॉल vertically upward with a speed of 20 meter per second. पहला निकालना है, find the path of ball observed by the man. दूसरा निकालना है, how far behind the man the ball will strike the ground. क्या कल के बोलोगे? This is the situation. माइनस हो जाएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, इसमें एक्सीलरेशन भी दिया। एक्सीलरेशन दिया है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा? 0।
पाथ मतलब रास्ता दिखा दो कुछ कर लिखो। बॉल को ऊपर भी वेलोसिटी बेस कुछ नहीं नहीं उनके उनके वेलोसिटी बेस एक्सलेरेशन भी है ना। बिल्कुल शांत दिमाग करके छोटी छोटी बातों को लाइक इसमें मैं एक्सलेरेशन रखता हूँ। अगर हम सिर्फ बॉल का मोशन लेते हैं, मोशन ऑफ बॉल एक्सलेरेशन रखता तो फिर आगे पीछे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सब खत्म अगर हम ग्राउंड पर बैठ के करना फाइन। सिर्फ बॉल का मोशन देखें तो बताओ बॉल के पास फेंकने से जस्ट पहले कि वो आदमी के हाथ में है और आदमी इस ट्रॉली में है और ट्रॉली चल रहा है, इसका मतलब आदमी चल रहा है, इसका मतलब उसका हाथ चल रहा है, इसका मतलब उसके हाथ में जो बॉल है वो चल रहा है। तो आदमी उस खास क्षण उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर। इधर का वेलोसिटी ऊपर भी वेलोसिटी ये हुआ एट टी इक्वल टू, तो हाथ में ही आएगा आदमी। और जब फेंक दिया इस पर एक वर्टिकली डायरेक्शन में बॉल का प्रोजेक्शन स्पीड आया जो आदमी ने ऊपर की तरफ फेंका, दैट इज अगेन 20। तो और ये बॉल चला गया अब हवा में। ये जब बॉल हवा में चला गया तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉल पे काम करना पड़ेगी। इस बॉल के पास एक नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा 20√2 मीटर पर सेकंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये एंगल हो जाएंगे 45 डिग्री। और ग्राउंड से बैठ करके इस बॉल की जो मोशन होगी वो बॉल की मोशन ऐसा होगा, इस तरह का motion। यस आई ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात होगी। प्यास लग रही है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी अगर पूछी जाए तो आप बोलेंगे 20√2 मीटर पर सेकंड, है ना, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ होरिजोन। आगे की तरफ ये कितना दूर जाके गिरेगा आप ये निकाल सकते हैं। बॉल की रेंज कितनी होगी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये आप निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? सर 4 सेकंड 4 सेकंड होगा। 2v sin थीटा बाई जी, v का वैल्यू हुआ 20√2, sin थीटा 45 डिग्री 1/√2, और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। √2 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, दैट इज 4 सेकंड। और वैसे भी आप निकाल सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है तो ऊपर जाने में लगेगा 2 सेकंड, ऊपर से नीचे आने में लगेगा 2 सेकंड, टोटल टाइम। जी का लगाना है। चलो हम निकाल लेंगे। रेंज कितना होगा, कितना दूर आगे जाने में लगेगा? अब कहीं रेंज निकालना मुश्किल है। अच्छा तो देखो 4 सेकंड में यहाँ पहुंच रहा है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड।
यहाँ से ये दूरी ट्रेवल करने में इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, तो ये हो जाएंगे 80 मीटर। वैसे आप रेंज का फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, इसी मीटर आना चाहिए। v का वैल्यू आपके 20√2 है, होल स्क्वायर sin 2 थीटा, थीटा इज 45, सो ये 90 हो जाएंगे, 45 इंटू हाँ g का वैल्यू 10 है, ये हो जाएंगे 20 इंटू 20 इंटू √2 का 2 हो जाएगा बाई 10, कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8, 80। ये 80 मीटर दूर जाके बॉल वापस ग्राउंड को अब फ्रेश पूछते हैं तो बोलते हैं लेके हुए पोजीशन से, ठीक है। तो 4 सेकंड बॉल जब ये ग्राउंड पर गिरता है 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में ट्रॉली कितना मोशन आगे, अगर हम मोशन ऑफ मैन की बात करें जो ट्रॉली में बैठा हुआ, तो आदमी की इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, आदमी में आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ट्रॉली में ये एक्सेलरेशन है। तो आदमी 4 सेकंड में कितना दूर चलेगा जब ये बॉल ग्राउंड को गिरा, फिर तो आप फॉर्मूला लगाइए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ut प्लस हाफ at, so u is 20, t is 4, acceleration is 2, t is, ये हो जाएंगे 96 मीटर। ये 96 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 4 सेकंड, जब तक बॉल ग्राउंड को आएगा आदमी 96 मीटर आगे जाता है। कौन ज्यादा आगे गया, आदमी आगे ज्यादा गया, बॉल आगे गया सिर्फ 80 मीटर, आदमी गया 96 मीटर, इसका मतलब आदमी से जो बॉल है वो 16 मीटर पीछे गिर गया है, आदमी से जो बॉल है वो 16 मीटर पीछे गिर गया है। जैसे जो प्रश्न था, हाउ फार बिहाइंड द मैन द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, द आंसर इज 16 मीटर। So distance of ball behind the man is 16, 96 minus. आप रिलेटिव मोशन से भी बना सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू मैन लेकर के भी बना सकते हैं। अभी हम उसी को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमें बॉल की मोशन डिसाइड करनी है, पाथ डिसाइड करनी है। तो पहले मैं जनरल कॉन्सेप्ट लगा करके दोनों मोशन को अलग अलग करके डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको। अब आइए हम मोशन लेते हैं। सबसे पहले बताइए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, देखिए और बोलिए साफ साफ। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20i प्लस 20 से 20i प्लस 20, 20i प्लस 20। और ट्रॉली की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, या आदमी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आदमी की इनिशियल वेलोसिटी है 20i, ट्रॉली की जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, 20i। So initial velocity of man, initial velocity of ball with respect to man is initial velocity of ball minus initial velocity.
ये कितने आ गए भाई, हटा दीजिए, ये हो जाएंगे 20J, 20I कैंसिल हो जाएंगे, घट के 0 हो जाएंगे। मैन के रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी हो गई 20, सिर्फ 20, मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं। एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? देखो बॉल फेंकने के बाद तो हवा में ग्रेविटी के साथ चल रहा है, तो एक्सेलरेशन तो उसका हुआ -G। आप इसको 10 लेना, -10। और एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? आदमी की एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट, तो आदमी की एक्सेलरेशन वही होगी जो ट्रॉली का है। कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। Now the acceleration of ball with respect to man is the acceleration of ball minus acceleration with respect. So now you can decide here. So it is -10J and -2. This is the acceleration of ball with respect to man. इसको आगे निकालना है तो कैसे करना है? तो निकाल दो, दोनों का रूट नहीं क्लियर। अब देखो तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी आदमी के रेस्पेक्ट में, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी भी जिंदा है, दैट इज 20 से, दैट इज ये इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन भी 0 नहीं है। और दोनों के बीच का एंगल देखो क्या है। अगर आपसे एंगल पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो आप कैसे निकालो? क्या वो 0 है? नहीं। वेदांत, नहीं सर, वो 0 नहीं है। लेकिन अगर हमें एंगल निकालना है, टू फाइंड एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला शायद याद होगा। कॉस्ट इनटू कॉस्ट। लेफ्ट साइड डॉट कर लो, डॉट मतलब आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ डॉट। यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी पड़ा हुआ है, यहाँ एक्सेलरेशन पड़ा हुआ, दोनों को डॉट करो तो जे वाला जे से गुना हो जाएगा -10J, 20 × 10। 20J यहाँ है और -10J यहाँ है, 20 × 10। मैग्नीट्यूड इसका हो गया 20। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखो कितना हो, √10² + 2² into cos theta. So cos theta can be written as -200। ये 20 कैंसिल भी हो जाएंगे, तो हम इसको हटा देते हैं। -10 डिवाइड बाई √104। मतलब ये थीटा का मान 0 नहीं है, और यहाँ थीटा जो दिख रहा है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकल रहा है, याद रखिएगा। आगे आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो थीटा है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 और 180, ना ही 0 है और ना ही 180।
लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जो एक्सेलरेशन यहाँ है दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जिसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब जगह कांस्टेंट। तो बताओ भाई पाथ क्या बोलोगे? पाथ बोलेंगे पाथ ऑफ बॉल पैराबोलिक। विथ रिस्पेक्ट टू मैन पैराबोलिक। क्या बोलोगे? माइनस द स्ट्रेट लाइन। फिर से सोच के बोलो। पैराबोलिक शुरू में निकल के यहाँ पे ना इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ना ही एक्सेलरेशन जीरो है, ना ही बीच का एंगल जीरो है, ना ही एक्स। बात क्या बोलो? बात क्या बोलोगे? देख कर बोलो। तो पैराबोलिक पाथ हो। पैराबोलिक पाथ हो, ना ही एक्सेलरेशन जीरो है, ना ही इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ना ही एंगल जीरो है, ना एक्स। पाथ तो कर्व होगा। जैसे ही नजर पड़ा अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पाथ तब आप कह सकते हो पैराबोलिक, विल बी पैराबोलिक। तो हमेशा एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा, रैंडमली नहीं जवाब देना है। तो उसके लिए प्रोसेस है, आप प्रोसेस को पिकअप कीजिए और स्टेप बाय प्रोसेस करते हुए आप सबको समझ जाते हैं नेट में पास में समझ है। हाँ और कुछ बोल रहे हो बोलो। अपने डाउट को एकदम बिंदास सामने रखो, जो भी आपको लग रहा हो कि हम यहाँ पूछना चाहते हैं। डिस्कशन से बहुत सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो। जैसे मैं अपने तरफ से जितनी भी माइन्यूट चीजें हैं सब मैं खुद क्लियर करता हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ हो मेरे सामने रखिए, डिस्कस करेंगे। सो वेल, इसके साथ हम लोग की फिनिश्ड होती है प्रोजेक्टाइल, दैट इज मोशन इन ए प्लेन। सर्कुलर मोशन हमने इसमें डिस्कस नहीं किया। एंड बी आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन with velocity va and vv, where va is greater than vv। दो कार हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों कार चल रही हैं। ये कार है a जिसकी वेलोसिटी है va, और एक कोई दूसरी कार है b जिसकी वेलोसिटी है vb, moving in the same direction where va is greater than vb, it is given, कंडीशन में दिया। When the car A is at a distance s behind the car B, जो A है वो B से पीछे, s दूरी पीछे है। Okay. The driver of car A applies the brakes, producing a retardation of A। और B के बारे में कुछ नहीं, तो B जो है वो यूनिफॉर्मली चल रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है। और इसमें जो एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस, रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस, रिटार्डेशन इज माइनस ए। देयर विल बी नो कोलिजन व्हेन, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि कोलिजन न हो, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो हम इसको बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, कार बी को रोक देता हूँ, ऑब्जर्वर बी पर ऑब्जर्वर बिठा दिया तो ये बी रुक गया, और सिर्फ ए को ही चलने देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा ए माइनस बी, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा माइनस ए माइनस जीरो, तो माइनस ए।
और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमको निकालना है, मान लेते हैं इसको डी। तो अब इसका मोशन क्या कहेंगे? इसका मोशन हम कहेंगे कि जो अब बी कार है जिस पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ गया। सिर्फ अब कौन चलेगा? तो अब चलेगा ए। ये सब मेंटली करना है, ये सब फिगर बनाना जरूरत नहीं है समझाने के। अब कौन चलेगा? ए चलेगा, और ए के पास जो वेलोसिटी होगा वो होगा va माइनस, और इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन माइनस, दैट इज रिटार्डेशन माइनस। तो रिटार्डेशन से ये चलेगा, तो ये रिटार्डेशन से जाएगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कमती होता जाएगा, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर रुकेगा। इसकी रुकने का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो निकाल दो, टाइम सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉप्स। अभी हम कर रहे हैं 4। मोशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या लगा है? v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि रुकने तक उसको चलाना है। इनिशियल वेलोसिटी तो वही है va माइनस vv स्क्वायर 2 into a is minus a and s is d। तो d आपको आएंगे va minus vb होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा रुकने तक। तो और नो कॉलिजन ना हो उसके लिए शर्त ये है कि जो d है वो s से छोटा होना चाहिए, है ना आइलेश? ओके सर। जो d है वो s से छोटा होगा तो वो टकराएगा नहीं, तो हो गया। जो s है वो बड़ा होना चाहिए d से, और d की वैल्यू आपकी है va माइनस vb होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इक्वल टू कर लेंगे तो जस्ट टच कर जाएगा, मतलब कोलाइड। परफेक्टली नो कोलिजन हो उसके लिए पहले रुक जाए। s शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू लगाया है वो हम चुनाव कर सकते। तो मेरे अनुसार इसके ऑप्शन एक ही आ रहे हैं, सी इक्वल टू क्रिटिकल कंडीशन ले लिया। तो क्या ऑप्शन दिया है? चेक कर लेना। ओके सर। 4 ऑप्शन है, देख लो, मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला ऑप्शन है s लेस देन va माइनस vb होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा ऑप्शन है s इज इक्वल टू va माइनस vb होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चौथा ऑप्शन है s ग्रेटर देन और इक्वल टू va माइनस vb होल स्क्वायर। Fourth option is s less than or equal to va minus b whole square। तो ये तो नहीं हो, ये तो नहीं, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, एक ऑप्शन नहीं। आप चेक कर लेना। और कोई डाउट है? नहीं सर, हो गया।
एक्सेलरेशन बहुत हल्का रहता है। एक पार्टिकल को या एक बॉल को मैं कुछ वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका। फाइंड द टाइम when its velocity will be perpendicular to the initial velocity। सब कोई नोट कर लो तो और इसको अटेम्प्ट करके अगले क्लास में बढ़िया बैठ से नहीं लिखूंगी तो ऐसे लिख। पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन। कितने देर बाद जो बॉल की वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। बॉल की वेलोसिटी आप सोचिए कि वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी किस प्रकार की होगी और उस टाइम को हम फिर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तब तक